हेलो स्टूडेंट्स, 15th ग्रुप एलिमेंट्स में नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ फास्फोरस. नाइट्रोजन इज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप एंड फास्फोरस इज़ नेक्स्ट टू नाइट्रोजन. नाइट्रोजन belongs to second period but phosphorus belongs to third period as it comes next to nitrogen. तो अब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऑक्साइड्स, इसके जो वेरियस कंपाउंड्स हैं, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिड्स ऑफ फास्फोरस. तो सबसे पहले हम फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं. फास्फोरस जो है इसके कई एलोट्रोप्स हैं, लेकिन जो उनमें से मेन जो तीन इम्पोर्टेंट हैं, 5 के करीब इसके एलोट्रोप्स हैं, बट तीन उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. दे आर वाइट, रेड एंड ब्लैक. White, red and black. This is wrong. It is black. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये वो तीन हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक. तो सबसे पहले हम वाइट फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं. वाइट फास्फोरस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये. इट इज़ ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड. क्योंकि जैसा कि नाम है वाइट फास्फोरस, तो वाइट तो ये होगा ही और सॉलिड है. तीनों ही जो एलोट्रोप्स हैं फास्फोरस के वो सॉलिड स्टेट में हमें मिलते हैं. जो वाइट फास्फोरस है दैट इज़ वाइट इन कलर एंड ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट मीन्स हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, पारभासी. ठीक है, ट्रांसलूसेंट है ये, धुंधला सा दिखता है ये. एंड वैक्सी सॉलिड, वैक्स की तरह से दिखता है, मोम की तरह से दिखता है. इट इज़ पॉइजनस. ये पॉइजनस है, काफ़ी पॉइजनस है वाइट फास्फोरस. इट इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर. वाटर में ये इंसोल्यूबल है, नहीं घुलता है, अघुलनशील है. जबकि कार्बन डाइसल्फाइड में इट इज़ सोल्यूबल. इट इज़ सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसोल्यूबल इन वाटर. इट ग्लोज इन डार्क. ये इसकी वाइट फास्फोरस की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि जुगनू के बारे में आपने सुना होगा कि जुगनू जो है वो रात को चमकता है, उसके मतलब अंदर से ही उसके एक लाइट सी निकलती है. और उसकी वो प्रॉपर्टी है, जो ये फिनोमिनन है, उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. जबकि यहाँ पर वाइट फास्फोरस जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस है, इसलिए जब ये डार्क में ग्लो करता है, चमकता है, तो इस फिनोमिनन को हम केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं. एंड वाइट फास्फोरस इज़ केमिल्यूमिनेसेंट मटेरियल या लुमिनेसेंट मटेरियल भी हम इसको कह सकते हैं. इट डिजोल्व्स इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इसकी ये जो हमने चार प्रॉपर्टीज़ पहले हमने देखी, ये हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इट इज़ ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड. इट इज़ पॉइजनस, insoluble in water but soluble in carbon disulfide, and it glows in dark. These are physical properties of white phosphorus. Now we come to chemical property. तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी पहले है ये कि डिजोल्व्स इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. जब बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इसको डिजोल्व किया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वी हीट वाइट फास्फोरस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको कहेंगे. स्पेसिफिकली जो सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का दैट इज़ कंसनट्रेटेड. देन इट प्रोड्यूसेस फास्फिन. फास्फिन इज़ अनदर पॉइजनस गैस, पॉइजनस मटेरियल कहेंगे हम यहाँ पर. वाइट फास्फोरस हमने पढ़ा कि पॉइजनस है, और जब ये बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉस्फिन प्रोड्यूस करता है, और फॉस्फिन एक गैस है एंड इट इज़ ऑल्सो पॉइजनस. ठीक है, इट इज़ केमिकल रिएक्शन फॉर केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस विद बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. वाइट फास्फोरस विद बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड produces phosphine and sodium hypophosphite NaH2PO2. एंड नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो वाइट फास्फोरस है, ये तीनों फास्फोरस जो हमने कहा वाइट, रेड एंड ब्लैक, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. और इसकी रिएक्टिविटी का जो रीज़न है वो इसके स्ट्रक्चर में लाई करता है. इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फास्फोरस. It is less stable and so more reactive than other solid phases.
ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने जो है एक पिरामिड आप इसको कह सकते हो, लेकिन इस पिरामिड का जो बेस है, अब जो आपने पिरामिडल स्ट्रक्चर्स आपने अब तक देखे हैं, जैसे आपने नाइट्रोजन का पिरामिडल स्ट्रक्चर देखा है, उसी टाइप से ही है ये, बट ये उससे थोड़ा सा अलग है। ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो एंगल्स हैं, द एंगल्स आर 60 डिग्री, एंगल्स जो हैं इसके अंदर वो 60 डिग्री के हैं। और इसलिए इतना कम एंगल होने के कारण जो ये बोन्स हैं, बोन्स में काफ़ी स्ट्रेन आ जाती है और ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए काफ़ी हाईली ये रिएक्टिव हो जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, क्लियरली आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। P4 फार्मूला जो इसका एलिमेंटल फास्फोरस का फार्मूला है, दैट इज़ P4। इट एग्जिस्ट एज टेट्रा एटोमिक स्टेट, टेट्रा एटोमिक मोलिक्यूल वाइट फास्फोरस। और इसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी एंगल्स हैं, ये कोई भी एंगल हैं, ये जो है ये 60 डिग्री के हैं। ये सारे ट्रायंगल्स हैं, इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं मेनली। दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रायंगल, दिस इज़ ए ट्रायंगल, ये नीचे भी एक ट्रायंगल है और एक पीछे भी ट्रायंगल है, तो 4 ट्रायंगल हैं। और सभी में ही जो बोन्स हैं, बोन्स में 60 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये काफ़ी स्ट्रेन्ड मोलिक्यूल बन जाता है और उसके कारण ये अनस्टेबल हो जाता है, एंड सो इट इज़ हाईली रिएक्टिव। और ऐसे ही अभी हम इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये इसी तरह से ही P4 जो यूनिट्स हैं इसकी, सिंगल यूनिट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट का मतलब है कि सिंगल यूनिट्स इसकी मिलेंगी। और इट कैचेस फायर इन एयर, क्योंकि हमने पढ़ा ये बहुत रिएक्टिव है, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डाइमर है ये P4O10। तो ये इसकी हाई रिएक्टिविटी के कारण ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि ये आग पकड़ लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है वो वाइट फास्फोरस से ही मिलता है। और इसमें जो है आपने देखा वाइट फास्फोरस में सिंगल यूनिट्स हैं P4 की। P4 टेट्राहेड्रा है और वो सिंगल यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल यूनिट्स नहीं है, यहाँ पर वो जो यूनिट्स थी P4 वाइट फास्फोरस में, वो लिंक हो जाती हैं एक दूसरे से और चेन बना लेती हैं, ठीक है। और इसलिए स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, एंड वी गेट रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन। तो इसके लिए जो है इसको वाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पर कई दिन के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट, इनर्ट मीन्स कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वाइट फास्फोरस इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर यहाँ पर और गैसेस होंगी या नॉर्मल एटमॉस्फेयर अगर हम क्रिएट कर दें, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम ये प्रोसेस करवाएं P4 को, वाइट फास्फोरस को हम 573 केल्विन पर हीट करेंगे, तो ये काफ़ी सारे दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर लेगा। और लेकिन हम तो एलोट्रोप चाहते हैं, वाइट फास्फोरस से हम इसका दूसरा एलोट्रोप जो कि रेड फास्फोरस है, हम वो बनाना चाहते हैं, तो हमें वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये देखो कि जो वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस भी P4 है, ठीक है, और जो रेड फास्फोरस है वो इसी P4 से ही बना है, और उसके अंदर ओनली फास्फोरस एटम्स है, ठीक है, चाहे उसके अंदर कितने भी P4 यूनिट्स हों, लेकिन हैं सिर्फ फास्फोरस एटम्स। तो अगर हम P4 को वाइट फास्फोरस को हीट करते हैं 573 केल्विन पर, लेकिन साथ में हम इसको जो भी हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसी में हम इसको हीट कर देते हैं 573, उसी में हम इसको हीट कर देते हैं, तो ये एलोट्रोप में चेंज ना होकर ये कुछ और सब्सटेंसेस बना देगा ऑक्सीजन के साथ ही। अभी हमने देखा वाइट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देगा P4O10,
या दूसरी जो गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट करके दूसरे सब्सटेंसेस बना देगा। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट रिएक्शंस हो जाएंगी और हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जबकि वी वांट ओनली रेड फास्फोरस फ्रॉम वाइट फास्फोरस, उसके लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो वाइट फास्फोरस इज़ हीटेड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर मैनी डेज। इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए एंड 573 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर। इट इज़ वाइट, देन इट विल गिव रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस जो है, जैसा कि नाम है, ये रेड कलर का है, ठीक है। और इसमें जो P4 यूनिट्स वाइट फास्फोरस में थी वो लिंक हो गई एक दूसरे के साथ, वो चेन बना लेते हैं और ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ये है रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर, चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रन लिंक टुगेदर एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। इसकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी एक ये केमिकल प्रॉपर्टी भी है, ऑन हीटिंग अंडर हाई प्रेशर। जब हम इसको हाई प्रेशर में हीट करते हैं, ए सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस आर फॉर्म्ड। मतलब ब्लैक फास्फोरस हमें मिलता है, कई अलग अलग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं साथ में, दूसरे फेजेस भी मिलते हैं फास्फोरस के, लेकिन लास्ट में हमें वाइट फास्फोरस मिलता है। उन सभी फेजेस से निकल कर जब वाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर में हीट किया जाता है, वी गेट ए सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। अल्टीमेटली हमें ब्लैक फास्फोरस ही मिलेगा, ठीक है, विच पोजेस आयरन ग्रे लस्टर। आयरन ग्रे लस्टर किसकी है? ये है रेड फास्फोरस की। तो ये रेड फास्फोरस की लस्टर है, कलर है आयरन ग्रे लस्टर, ठीक है। इसके बाद इट इज़ ओडरलेस, नॉन पॉइजनस। ये नॉन पॉइजनस है, वाइट फास्फोरस की तरह पॉइजनस नहीं है। रेड फास्फोरस इज़ नॉन पॉइजनस एंड ओडरलेस मीन्स इसकी स्मेल नहीं होती है कोई। इट इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, ये भी वाटर में इंसोल्यूबल है, बट ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसोल्यूबल है। वाइट फास्फोरस इज इंसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। हेयर रेड फास्फोरस इज इंसोल्यूबल इन बोथ वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। एंड सेकेंड जो इसका डिफरेंस है, हम नेक्स्ट डिफरेंस जो इसका देख रहे हैं वाइट फास्फोरस से, वो ये है कि ये डार्क में, अंधेरे में ग्लो नहीं करता है, मींस इट इज़ नॉट ल्यूमिनिसेंट मटेरियल। रेड फास्फोरस ग्लो नहीं करता है डार्क में, तो ये केमी ल्यूमिनिसेंस शो नहीं करता। एंड इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव देन वाइट फास्फोरस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो वाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर में जो एक स्ट्रेन थी 60 डिग्री के एंगल के कारण, वो स्ट्रेन यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके कारण इसकी रिएक्टिविटी, रेड फास्फोरस की रिएक्टिविटी वाइट फास्फोरस से कम हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में मिलेंगे। एक तो ये है कि ये नॉन पॉइजनस है, एक ये है कि ये तो दोनों में से किसी में भी डिजोल्व नहीं होता। इट डज़ नॉट ग्लो इन डार्क एज वेल एज इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव देन वाइट फास्फोरस। और जो नेक्स्ट जो मेन जो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का रीज़न है वो है इसका स्ट्रक्चर। इन चेंजेस का, इन डिफरेंसेस का जो रीज़न है वो स्ट्रक्चर है, और वो ये स्ट्रक्चर है इनका। ये जो इनके जहाँ जो आपने देखा कि वाइट फास्फोरस में यहाँ पर एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है एंड यहाँ पर दूसरे बॉन्ड्स बन जाते हैं नेक्स्ट P4 यूनिट्स के साथ, ठीक है। इसके बाद ये था रेड फास्फोरस। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक फास्फोरस। जो ब्लैक फास्फोरस है ये दो फॉर्म्स में मिलता है। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, अल्फ़ा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये यहाँ मैंने ए और बी इसलिए बताया ताकि मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को बता सकूँ आपको। ए मीन्स अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज़ हीटेड इन सील्ड ट्यूब। सील्ड ट्यूब है, बिल्कुल बंद ट्यूब है, उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट ऐड किए जाते हैं और जब उसको हीट किया जाता है 803 केल्विन पर, इट गिव अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस हमें तब मिलेगा जब रेड फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन पर हीट किया जाता है। और इट कैन बी सबलाइम्ड इन एयर। क्या? ब्लैक फास्फोरस, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एयर में ये सबलाइम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों ही जो फास्फोरस के एलोट्रोप्स हैं ये सॉलिड हैं
लेकिन जो ये अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस है ये एयर में सबलाइम हो सकता है, ये मतलब कि गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस की, इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। एयर में सबलाइम हो सकता है ये, इट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इन एयर, बट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। एयर में जो ऑक्सीजन है वो अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस को ऑक्सीडाइज नहीं करती है। ये इसका डिफरेंस कहाँ से हो रहा है, किससे डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर? इसका डिफरेंस हो रहा है वाइट फास्फोरस से, क्योंकि जो वाइट फास्फोरस है ये तो एयर में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और इट कैचेस फायर एज देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ P4O10, ठीक है। लेकिन जो अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस है ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एंड स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इट हैज़ ओपेक, ये ओपेक है। वाइट फास्फोरस ट्रांसलूसेंट था, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस क्योंकि कलर भी ब्लैक है इसका तो ये ओपेक है, मीन्स ये अपारदर्शी है। मोनोक्लिनिक, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं इसके, मतलब कि रोम्बोहेड्रल शेप होती है क्रिस्टल्स की या फिर मोनोक्लिनिक। इसके बाद हम करते हैं बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस इज obtained फ्रॉम रेड फास्फोरस, whereas बीटा ब्लैक फास्फोरस इज obtained फ्रॉम वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को जब हाई प्रेशर पर हीटेड एट 473 केल्विन इट गिव बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। जब इसको 473 केल्विन पर हीट करेंगे तो इट विल गिव बीटा ब्लैक फास्फोरस। वाइट फास्फोरस से ही हमने रेड फास्फोरस बनाया था, बट उसके लिए टेम्परेचर क्या था? 573 केल्विन। टेम्परेचर फॉर प्रिपेयरिंग रेड फास्फोरस वाज 573 केल्विन, बट फॉर प्रिपेयरिंग बीटा ब्लैक फास्फोरस एक कंडीशन हो रहा है, हाई प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर हैज़ रिड्यूस टू 473 केल्विन। इट डज़ नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। एयर में ये जलता नहीं है 673 केल्विन तक, जब तक एयर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा 673 से, मीन्स 400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। 673 से ऊपर जब तक केल्विन में टेम्परेचर नहीं होगा एयर का, तब तक ये एयर में बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है। ये थी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वाइट, रेड एंड ब्लैक फास्फोरस की, जो कि फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स हैं। और हम एक बार जो हमने वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर भी देखा, डिस्क्रीट P4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं, जबकि रेड फास्फोरस जो है उसमें ये P4 यूनिट्स जो हैं वो लिंक होकर चेन स्ट्रक्चर बना देती हैं। और ब्लैक फास्फोरस जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है उनका ये स्ट्रक्चर है। आप देखो ब्लैक फास्फोरस ये नीचे अल्फ़ा है और ये है बीटा, ठीक है। इस टाइप के ये स्ट्रक्चर ये अडोप्ट कर सकता है। वैसे हमने अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल भी डिस्कस किया है, उस टाइप का स्ट्रक्चर भी ये हो सकता है। इसके बाद हम फॉस्फिन के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फिन हमने पढ़ा कि कैसे प्रिपेयर की जा सकती है, वाइट फास्फोरस से। वाइट फास्फोरस से भी फॉस्फिन को प्रिपेयर किया जा सकता है, और वो मेथड अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने वाइट फास्फोरस का किया था कि व्हेन वाइट फास्फोरस इज़ हीटेड विद concentrated sodium hydroxide solution it gives phosphine pH3. Formula of phosphine is pH3 and sodium hypophosphite। एक तो ये मेथड है फास्फिन बनाने का, लेकिन जो इजी मेथड है वो है इसका, ये भी इजी है मेथड, लेकिन हम इसका ये मेथड करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फास्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट HCl। कैल्शियम फास्फाइड को वाटर या डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करने पर हमें कैल्शियम के तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स मिल जाएंगे और साथ में मिलेगी फॉस्फिन, ठीक है। तो दो यहाँ पर हमारे पास इसके मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। एक तो ये जो आप मेथड कर रहे हो ये है लार्ज स्केल पर बनाने के लिए, अगर फॉस्फिन को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाना है
तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लेबोरेटरी में हमें बनाना है तो जो अभी मैंने आपको मेथड बताया वाइट फास्फोरस से, उस मेथड से हम फॉस्फिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 व्हेन ट्रीटेड विद वाटर इट गिव फॉस्फिन, और कैल्शियम का वाटर के साथ जो साल्ट बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन वहीं अगर हम कैल्शियम फास्फाइड की HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, इन दोनों को लेते हैं कंटेनर में, तो इट गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड फास्फिन। कैल्शियम फास्फाइड विद वाटर एंड कैल्शियम फास्फाइड विद HCl बोथ गिव फास्फिन, और साथ में कैल्शियम के रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स मिल जाएंगे कि आपने वाटर यूज़ किया है या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया है। इसके बाद है इसका लेबोरेटरी मेथड, जी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाइट फास्फोरस के आपने कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप उससे बनाना चाहते हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी रिएक्शन सिर्फ उसी मटेरियल के साथ, उसी सब्सटेंस के साथ करवाई जाए कि जिससे हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर जो है वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर की रिएक्शन हो रही है, रिएजेंट के अलावा, रिएजेंट मीन्स जिसके साथ कि ये रिएक्ट कर रहा है, उन रिएजेंट के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीइंग वेरी हाईली रिएक्टिव वाइट फास्फोरस की अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो, कई बार ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, तो ये है फॉस्फिन। जो प्योर फॉस्फिन है ना वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब कि वो जलती नहीं है, आग नहीं पकड़ती है प्योर फॉस्फिन। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर थोड़ा सा भी कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए तो ये जो है वाइट फास्फोरस जो है वो उनके साथ प्रोडक्ट्स बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि इम्प्योरिटी आ जाती है P2H4 की, इसके साथ फास्फिन के साथ P2H4 की इम्प्योरिटी अगर आ गई तो उसके कारण ये इन्फ्लेमेबल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, ये आग नहीं पकड़ता है, लेकिन अगर इसके साथ इम्प्योरिटी या तो थोड़ा सा वाइट फास्फोरस रह गया, ये तो आप जानते ही हो कि ये एयर में कितनी जल्दी आग पकड़ता है, तो प्रेजेंस ऑफ P4 और P2H4 विल मेक फॉस्फिन इन्फ्लेमेबल। ठीक है, प्योर फॉस्फिन इज नॉन इन्फ्लेमेबल बट प्रेजेंस ऑफ P4 और P2H4 वेपर्स मेक इट फ्लेमेबल। इसके बाद प्योरीफिकेशन ऑफ फॉस्फिन, लेकिन ये तो है कि फॉस्फिन बन तो गया, लेकिन अगर उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई तो उसको प्योरीफाई करना होगा। अगर हमें प्योर फॉस्फिन प्रिपेयर करना है, हम चाहते हैं कि हमें प्योर फॉस्फिन मिले, तो उसके लिए फॉस्फिन की प्योरीफिकेशन यानी कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी है। और उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किसी भी चीज़ को अगर आपने इम्प्योरिटीज़ उसमें से अलग करनी है तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करना पड़ता है कि जिसके साथ जो हमारा मटेरियल है, जो हमें चाहिए, जिसको हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, वो तो रिएक्ट करे लेकिन इम्प्योरिटीज़ उसके साथ रिएक्ट ना करें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हम करते हैं। फॉस्फिन को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। प्योरीफिकेशन ऑफ फॉस्फिन कैन बी डन बाय इट्स एब्जॉर्प्शन इन हाइड्रोजन आयोडाइड विच फॉर्म्स फॉस्फोनियम आयोडाइड। जैसा कि अमोनिया बनाता है ना, अमोनिया आपको पता है NH3 वीकली बेसिक है, इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट करके, जैसे अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम आयोडाइड या अमोनियम ब्रोमाइड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बिल्कुल उसी तरह से ही जो फॉस्फिन है ये भी वीकली बेसिक है, इसलिए अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये बना देता है फास्फोनियम आयोडाइड। और फास्फोनियम आयोडाइड जो है इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग करने के बाद जब इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दिस फास्फोनियम आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड फर्दर विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स प्योर फॉस्फिन। तो फॉस्फिन हमने अलग कर लिया था ना फास्फोनियम आयोडाइड, अब हम फास्फोनियम आयोडाइड से फॉस्फिन वापस कैसे निकालें? फॉस्फिन वापस निकालने के लिए
उस फॉस्फोनियम आयोडाइड की ट्रीटमेंट करवाई जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं ब्रीफली कि जो फॉस्फीन है, जब फॉस्फीन को बनाया जाता है कई बार इसके साथ इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ के रिमूवल के लिए इट इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन हाइड्रोजन आयोडाइड वेयर इट फॉर्म्स फॉस्फोनियम आयोडाइड एंड दिस फॉस्फोनियम आयोडाइड इज एक्सट्रैक्टेड, इसको अलग कर लिया जाता है। एंड ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स प्योर फॉस्फीन, और इस प्योर फॉस्फीन को कलेक्ट कर लिया जाता है जो कि इम्प्योरिटीज़ फ्री है, फ्री ऑफ फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये कलरलेस गैस है, ठीक है, और ये रोटन फिश स्मेल, ओडरलेस नहीं है ये, इसकी स्मेल होती है सड़ी हुई मछली जैसी इसकी स्मेल है, मतलब कि बुरी स्मेल है काफ़ी। कलरलेस गैस है, रोटन फिश स्मेल है, इट इज़ हाईली पॉइजनस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाइट फास्फोरस पॉइजनस है, उससे फॉस्फीन बनती है और ये भी पॉइजनस है। इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ इवन ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है ये फॉस्फीन जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। जैसे अगर थोड़ा सा भी अमाउंट, इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया, नाइट्रस एसिड, क्लोरीन या ब्रोमीन वेपर्स, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये एक्सप्लोड कर देता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ इसको ऑक्सीजन मिल जाती है ना, और ये एक्सप्लोड करता है, इतनी फास्ट इसकी रिएक्शन होती है। एंड इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये थोड़ा सा सोल्यूबल है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फीन इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड गिव्स रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। फॉस्फीन का वाटर में जो सॉल्यूशन है, अगर इसको आपने फॉस्फीन का वाटर में सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, आपने इसको अगर ऐसे का ऐसा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो तो इसको आपको डार्क में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर लाइट पड़ जाती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है एंड इट गिव रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मतलब कि डिकम्पोजिशन हो गई ना, PH3 डिकम्पोज्ड टू रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, हम इसको 6 एंड दिस इज़ 3, सॉरी, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि फॉस्फाइड ऑफ कॉपर एंड मरकरी आर ऑब्टेन्ड व्हेन फॉस्फीन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर का फॉस्फाइड मिलेगा, और अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करता है तो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड मिलेगा हमें। ये इसकी केमिकल इक्वेशंस हैं। कॉपर सल्फेट विद फॉस्फीन गिव्स कॉपर फॉस्फाइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड होता है, वैसे ही नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनता है, ऐसे ही फास्फोरस के साथ फास्फाइड आप करते हैं, सल्फ़र के साथ सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, ऐसे ही फास्फोरस के साथ जो कंपाउंड बनता है मेटल्स का, दैट इज़ फास्फाइड। कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विद फॉस्फीन गिव्स कॉपर फास्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड मतलब कि जो आपको यहाँ पर बाई प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो डिपेंड कर रहा है इसका कौन सा साल्ट लिया आपने कॉपर का, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया है तो उससे बनेगा मर्क्यूरिक फास्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये मैंने आपको अभी बताई थी जब हमने फॉस्फीन की, प्योर फॉस्फीन की एक्सट्रैक्शन करनी थी या फॉस्फीन को प्योरीफाई करना था, तो मैंने आपको बताया कि जैसे अमोनिया वीकली बेसिक है वैसे ही फॉस्फीन भी वीकली बेसिक है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फॉस्फोनियम आयोडाइड, ठीक है। आप ये भी रिएक्शन इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद हैं इसके यूजेस। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज़ यूज्ड टेक्निकली इन होम्स सिग्नल्स। तो फॉस्फीन जो है ना होम सिग्नल के लिए, मतलब कि ये सिग्नल्स जो है ना सी में, समुद्र में सिग्नल्स दिए जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि समुद्र में कोई शिप जा रहा है, उसको सिग्नल देना है किसी और को, ठीक है,
मतलब अपने बारे में बताता है, क्योंकि शिप सीज़ इतने बड़े होते हैं, ओशंस इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पर बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता पानी के अलावा। लेकिन अगर कुछ धुआं वगैरह उठ रहा है, कुछ फ्यूम्स उठ रही हैं, तो वो तो दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए सिग्नल देने के लिए दूसरे शिप को फॉस्फिन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए फॉस्फिन की जो प्रिपरेशन है उस मेथड को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली फॉस्फिन, हम ये नहीं कहेंगे कि फॉस्फिन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर होम सिग्नल में फॉस्फिन बनाई जाती है और वो फॉस्फिन जो है वो फिर बर्न होती है। बर्न होने से उसके फ्यूम्स बनते हैं और वो फ्यूम्स सिग्नल का काम करते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, ये होम सिग्नल कैसे दिए जाते हैं, तो इसमें कंटेनर्स लिए जाते हैं। कंटेनर्स हैविंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फास्फाइड, ये दोनों हैं। कंटेनर जो है उसको समुद्र में फेंका जाता है, लेकिन वो बंद है कंटेनर, लेकिन उसके अंदर फेंकने से पहले उसमें छेद कर दिया जाता है। इट इज़ पायस्ड एंड थ्रोन, छेद करके इसको सी में, समुद्र में फेंक दिया जाता है। और इनकी वाटर के साथ रिएक्शन से गैसेस बनती हैं, मेनली जैसे फॉस्फिन बनती है। और जो फॉस्फिन जो है वो बनती है और फिर वो जलना शुरू कर देती है। ठीक है, वो सब्सटेंसेस के साथ उसका ऑक्सीडेशन हो गया या ऑक्सीजन के साथ उसने जलना शुरू कर दिया, एंड इट सर्व एज सिग्नल, और ये सिग्नल का काम करती है। जो फ्यूम्स उठेंगे उनके जलने से, गैसेस के जलने से, वो सिग्नल का काम करेंगी। ठीक है, कैल्शियम, ये हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी में किया था ना कि कैल्शियम फास्फाइड एंड कैल्शियम फास्फाइड का ही हमने किया था प्रॉपर्टीज़ में, नहीं प्रिपरेशन में, कि प्रिपेयर करने के लिए फॉस्फिन को कैल्शियम फास्फाइड का यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम फास्फाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर, ये हमने अभी रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन में की थी। ऑन रिएक्शन विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फिन। तो यहाँ ऐसे ही बिल्कुल ये फॉस्फिन यहाँ पर बनेगी और इसकी जो फ्यूम्स निकलेंगी वो सिग्नल का काम करेंगी। और एक और इसका यूज़ है, ऑल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स। ये स्मोक स्क्रीन्स बनाने के काम आते हैं, स्मोक क्रिएट करने के लिए। इसका ये भी उसी तरह से ही है, स्मोक बनाने के लिए, धुआं प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब जलेगा तो धुआं बनेगा और वो जो है स्क्रीन, एक स्मोक स्क्रीन बन जाएगा उससे। तो ये इसके यूजेस हैं फॉस्फिन के। हमने आज इस वीडियो में फास्फोरस के वेरियस एलोट्रोप्स जो हमारे सिलेबस में है, वाइट, रेड एंड ब्लैक, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फॉस्फिन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ये हमने किए। तो इसको आप अच्छे से करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।